आयकर अधिनियम के एक प्रमुख आय के स्रोत इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे। वेतन से आय, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। हम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 और 15 से 17 तक इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आयकर अधिनियम का आय का यह शीर्षक यानी वेतन से आय बहुत विस्तृत शीर्षक है। हालांकि नियमों के लिए धाराएं केवल 15 से 17 तक ही दी हुई है। इस अधिनियम की कुछ धाराएं जो इस शीर्षक के बाहर की है, परंतु उन्हें भी संदर्भित रूप में इस शीर्षक के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे धारा 10 के कुछ प्रावधान, जहां पर वेतन से आय शीर्षक के कुछ बिंदुओं को कर से मुक्त घोषित किया गया है। पहले हम बात करते हैं इस शीर्षक के वे सभी प्रावधान जो आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दिए गए हैं। धारा 17 उपधारा 1 में वेतन का अर्थ दिया गया है, मीनिंग ऑफ सैलरी। धारा 15 में बेसिस ऑफ चार्ज या चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरीज यानी वेतन पर कर देयता या कर लगाने का आधार, उससे संबंधित नियम धारा 15 में दिए गए हैं। हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराए भत्ते के बारे में नियम धारा 10 उपधारा 13(1) और रूल 2A नियम 2A में दिए गए हैं। स्पेशल अलाउंसेस के बारे में नियम दिए गए हैं धारा 10 उपधारा 14 नियम 2BB के तहत। फॉरेन अलाउंसेस, विदेशी भत्तों के बारे में धारा 10 उपधारा 7 में विवरण दिया गया है। धारा 16 वेतन में से कटौतियों के बारे में विवरण प्रदान करती है, डिडक्शंस फ्रॉम सैलरीज। धारा 16 उपधारा 2 मनोरंजन भत्ते के लिए दी जाने वाली कटौती पर प्रकाश डालती है। धारा 16 उपधारा 3 में यदि रोजगार या पेशे के कारण किसी भी सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, तो उस कर से संबंधित दी जाने वाली कटौती के बारे में विवरण दिया गया है। धारा 17 में वेतन, अनुलाभ और वेतन के स्थान पर लाभ, सैलरी, perquisites and profits in lieu of salary have been explained in section 17. Section 17(1) explains inclusive definition of salary. धारा 17(1) में वेतन की इंक्लूसिव, सम्मिलित की हुई वे सभी बिंदु जिन्हें वेतन में शामिल किया जाएगा, उनको बताते हुए परिभाषा दी गई है। धारा 17 उपधारा 2(1) जिसे नियम 3(1) के साथ डिस्कस किया जाएगा, उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन, किराए से मुक्त रहने के मकान की सुविधा, इसके संबंध में
प्रकाश डाला गया है। धारा 17 उपधारा 2 जब नियम 3(1) के साथ पढ़ी जाएगी तो उसमें कर मुक्त के स्थान पर यदि रहने के मकान की सुविधा रियायती दर पर किराया चार्ज करके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई है तो उसका कानूनी प्रावधान इन धाराओं में दिया गया है। यदि नियोक्ता मोटर कार फैसिलिटी यानी कार की सुविधा कर्मचारी को देता है तो उससे संबंधित नियम दिए गए हैं धारा 17 उपधारा 2(3) जिन्हें नियम 3(2) के साथ पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता बागवान, चौकीदार, सफाई कर्मचारी या किसी अन्य नौकर की सुविधा कर्मचारी को उपलब्ध कराता है तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(3) नियम 3(3) के अंतर्गत दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को मुफ्त में या रियायती दर पर गैस, बिजली, पानी की सुविधा दी जाती है तो इससे संबंधित नियम दिए गए हैं धारा 17 उपधारा 2(3) नियम 3(4) के अंतर्गत। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, उसके पारिवारिक सदस्यों को एजुकेशन फैसिलिटी, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उससे संबंधित नियम दिए गए हैं धारा 17 उपधारा 2(3) नियम 3(5) के अंतर्गत। नियोक्ता द्वारा यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यातायात की सुविधा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई है तो उससे संबंधित नियम दिए गए हैं धारा 17 उपधारा 2(3) जो नियम 3(6) के साथ पढ़े जाएंगे। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के किसी दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, तो इससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(4) में दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाता है तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(5) में दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निर्धारित प्रतिभूतियां या स्वेट इक्विटी शेयर्स आवंटित किए जाते हैं या हस्तांतरित किए जाते हैं तो उससे संबंधित नियम दिए गए हैं धारा 17 उपधारा 2(6) में। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त सुपर एनुएशन फंड में अंशदान दिया जाता है तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(7) में दिए गए हैं। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, अगर किसी अन्य प्रकार के फायदे नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए हों तो उनसे संबंधित नियम जो विभिन्न धाराओं में दिए गए हैं वो इस प्रकार है। लोन टू द एम्प्लॉय आइदर एट कंसेशनल रेट और फ्री ऑफ इंटरेस्ट, यदि रियायती दर पर या बिना किसी ब्याज के नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को ऋण सुविधा दी जाती है तो इससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(7) नियम 3(7)(1) में दिए गए हैं। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ ट्रैवलिंग, टूरिंग और एकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के घूमने और उसके रहने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय किया जाता है तो उससे संबंधित नियम धारा 17
उपधारा 2(7) नियम 372 में दिए गए हैं। फ्री रिफ्रेशमेंट और फूड्स टू द एम्प्लॉय, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त में नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(7) नियम 373 में दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई उपहार, वाउचर या टोकन दिया जाता है तो इससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(8) नियम 374 में दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के क्रेडिट कार्ड के व्ययों का भुगतान कर दिया जाता है तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(8) नियम 375 में दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के क्लब मेंबरशिप और क्लब के व्ययों का भुगतान किया जाता है तो धारा 17 उपधारा 2(8) नियम 376 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किसी भी मूवेबल एसेट्स, चल संपत्ति के प्रयोग की अनुमति दी गई है जिसका स्वामी नियोक्ता है तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(8) नियम 377 में दिए गए हैं। यदि कोई चल संपत्ति नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को हस्तांतरित कर दी जाती है, यानी जिसका स्वामित्व का हस्तांतरण नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर दिया जाए तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(8) नियम 378 में दिए गए हैं। अगर नियोक्ता द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी अन्य बेनिफिट दिया जाए, अन्य लाभ दिया जाए तो उससे संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2(8) नियम 379 में दिए गए हैं। यदि कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जाती है तो इससे संबंधित नियम जो प्रोविज़ो दिया गया है धारा 17(2) के साथ उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन, यदि नियोक्ता ने लीव ट्रैवल कंसेशन LTC छुट्टियों में घूमने जाने से संबंधित व्यय आदि के लिए कोई सुविधा प्रदान की है तो उससे संबंधित नियम धारा 10 उपधारा 5 जो नियम 2B के साथ पढ़े जाएंगे उसमें दिए गए हैं। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर दी जाने वाली ग्रेच्युटी से संबंधित नियम धारा 10 उपधारा 10 में दिए गए हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कम्यूटेड पेंशन प्राप्त करने की कोई सुविधा दी गई है तो उससे संबंधित नियम धारा 10 उपधारा 10A में दिया गया है। कम्यूटेड पेंशन का अर्थ है पेंशन के बदले में एक मुश्त राशि प्राप्त करना। ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी, छुट्टियों के बदले में वेतन प्राप्त करना। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए निर्धारित की गई छुट्टियां यदि कर्मचारी द्वारा प्रयोग में नहीं ली गई तो उन शेष रही छुट्टियों के लिए यदि नियोक्ता कोई वेतन का भुगतान कर देता है उस अतिरिक्त कार्य करने के बदले में तो उससे संबंधित नियम दिए गए धारा 10 उपधारा 10AA में। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि से संबंधित सभी नियम सेक्शन 10(11), सेक्शन 10(12), सेक्शन 10(13) में उपलब्ध कराए गए हैं। रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन, छटनी पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति। कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जाती है और उसके बदले में कोई क्षतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाती है
तो इनसे संबंधित यानी क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी नियम धारा 10 उपधारा 10B, धारा 10 उपधारा 10C जो नियम 2BA के साथ पढ़े जाएंगे उनमें दिए गए हैं। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के बदले में दिए जाने वाले लाभों के बारे में नियम धारा 17(3) में दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी, यानी आयकर अधिनियम के वे प्रावधान जो वेतन पर कर लगाने के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। सैलरी का अर्थ सबसे पहले हमें समझना है, जिसके लिए अति आवश्यक है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जहाँ पर कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध अति आवश्यक है। यानी जहाँ एक व्यक्ति नियुक्त करने वाला है, दूसरा नियुक्त होने वाला है, तो इन दोनों के बीच में यदि नियोक्ता एवं नियुक्त का संबंध हो तब हम उसे वेतन कहेंगे, और वहाँ पर नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के भुगतान पर कर से संबंधित प्रावधान इस अध्याय में अध्ययन किए जाएंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी राशि जो प्राप्त की गई हो, वेदर इन कैश, चाहे रोकड़ में, और इन काइंड या वस्तु के रूप में, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, नियोक्ता से, और एक्स एम्प्लॉयर या भूतपूर्व नियोक्ता से, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, वो सभी सेवाएं जो प्रदान की गई थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जो सेवा नियमों के अनुबंध के अंतर्गत, इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, वो सब इस शीर्षक यानी वेतन शीर्षक में कर योग्य है। यानी फिर हम एक बार कहेंगे, देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, नियोक्ता और नियुक्त, नियोक्ता और कर्मचारी, मालिक और नौकर का संबंध होना अति आवश्यक है। हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। पेयर भुगतान करने वाला और दूसरी तरफ रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। देने वाला एम्प्लॉयर होना चाहिए और प्राप्तकर्ता नियोक्ता होना चाहिए। हम दो उदाहरण लेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने नई कार खरीदी, उसे कार चलाना नहीं आता है, अतः उसने एक ड्राइवर का अपॉइंटमेंट किया प्रति माह 10,000 रुपये के वेतन पर। यहाँ कार का मालिक नियोक्ता है और ड्राइवर कर्मचारी है। इन दोनों के संबंधों को नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध कहा जाएगा। यहाँ भुगतान करने वाला नियोक्ता है और प्राप्त करने वाला कर्मचारी, अतः ड्राइवर को होने वाली आय वेतन से आय कहलाएगी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें मान लीजिए एक व्यक्ति को बालोतरा से बाड़मेर जाना है। इसके लिए उसने एक कार किराए पर मंगाई और उस कार के ड्राइवर को उसने बाड़मेर तक जाने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना तय किया। यहाँ हालांकि आपने एक कार्य का अनुबंध किया है, परंतु दोनों के बीच में मालिक और नौकर का संबंध नहीं है। नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, अतः यहाँ पर ड्राइवर को, कार के मालिक को प्राप्त होने वाली राशि वेतन नहीं कहलाएगी। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और ये समझते हैं कि वे इस शीर्षक में कर योग्य होंगे या नहीं, यानी उन्हें वेतन माना जाएगा या नहीं। नंबर 1, सैलरी रिसीव्ड बाई मिस्टर तुभ्यम फ्रॉम हिज कंपनी
रिलायंस लिमिटेड। तुभ्यम जो कर्मचारी है उसको अपनी कंपनी रिलायंस लिमिटेड से वेतन प्राप्त हुआ। यहाँ क्योंकि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध है, अतः तुभ्यम को प्राप्त होने वाली राशि वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। बोनस रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, नियोक्ता से प्राप्त बोनस। देने वाला नियोक्ता है, प्राप्त करने वाला कर्मचारी है, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, यह वेतन कहलाएगा, इस शीर्षक में कर योग्य होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त में रहने का मकान दिया गया। हमने पूर्व में देखा है, नियोक्ता द्वारा नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जा सकता है। यदि नियोक्ता ने मुफ्त में रहने के मकान की सुविधा दी है, देने वाला नियोक्ता है, प्राप्त करने वाला कर्मचारी है, अतः इसे वेतन शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। मोटर कार फैसिलिटी फॉर पर्सनल यूज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक कार की सुविधा कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दी गई। यहाँ पर भी नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है, कर्मचारी द्वारा सुविधा प्राप्त की गई है, चाहे यह नगद में रोकड़ में प्राप्त नहीं है, सुविधा के रूप में है, तो भी इसे इसी शीर्षक में कर योग्य बनाया जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म, अपनी साझेदारी फर्म से एक साझेदार को प्राप्त होने वाला वेतन इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, क्योंकि साझेदारी फर्म और साझेदार के मध्य मालिक और नौकर का, कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है। यहाँ पर साझेदारी फर्म का मालिक होता है साझेदार, अतः प्राप्त होने वाला वेतन इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। यह वेतन साझेदार की व्यापार से आय मानी जाएगी, जिसके बारे में विस्तृत विवरण हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के शीर्षक में करेंगे। सैलरी रिसीव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से प्राप्त होने वाला संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों को वेतन। यहाँ पर भी क्योंकि सरकार और सांसदों एवं विधायकों के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध विद्यमान नहीं है, अतः यह आय इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। सैलरी रिसीव्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द गवर्नमेंट, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और सरकार के बीच कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध है, अतः यह प्राप्त होने वाला वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। पेंशन रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एक्स एम्प्लॉयर, पूर्व नियोक्ता से मिस्टर एक्स को मिलने वाला पेंशन इसी शीर्षक में कर योग्य होगा, क्योंकि वेतन की परिभाषा में हमने पढ़ा है, भुगतान उन सेवाओं के बदले में प्राप्त होना चाहिए जो नियोक्ता और कर्मचारी के सेवा अनुबंध के तहत दिए गए हों। और क्योंकि पेंशन रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होती है, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होती है, अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात किया गया भुगतान भी क्योंकि उन सेवाओं के बदले में दिया जाता है जो उसने अपने कार्यकाल के दौरान दी थी, इसलिए एक्स एम्प्लॉयर भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त पूर्व सेवाओं के बदले में राशि भी वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय मिसेज ए आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए हु वाज द एम्प्लॉय ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड के कर्मचारी मिस्टर ए की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को, मिसेज ए को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया जो मिसेज ए ने प्राप्त किया। यहाँ पर एनएचपीसी लिमिटेड और मिसेज ए के बीच में नियोक्ता और नियुक्त का संबंध नहीं है,
कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है। यदि यह पेंशन मिस्टर ए को मिलती तो उसे वेतन शीर्षक में कर योग्य किया जाता, परंतु मिसेज ए को प्राप्त होने वाली यह आय इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेडिंग में कर योग्य होगी, जिसके बारे में संबंधित अध्याय का अध्ययन करते समय हम बात करेंगे। धन्यवाद।